नमस्कार। मैं अपने चैनल टारगेट विथ होनीस पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, ज्योग्राफी के जो बचे हुए भाग, जो तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे, भारत का विभाजन, भारत का भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश को हमने 4 भागों में विभाजित किया था और उच्चावच्च के आधार पर ये विभाजन है। तो हम इसके आगे पढ़ेंगे, अभी इसमें काफ़ी कुछ बचा हुआ है। तो हम इसको पहले मैप बनाते हैं, फिर बताते हैं क्या क्या हम पढ़ा चुके हैं और क्या और पढ़ना है। हमने सबसे पहले जो हमने विभाजन किया था, एक बार फिर से हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमने विभाजन किया था वो विभाजन था भारत का पर्वतीय मैदान। दूसरा विभाजन था भारत का विशाल मैदान। तीसरा विभाजन था भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। चौथा विभाजन था भारत का तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्र। साथियों, भारत का पर्वतीय विभाजन में मैंने देखा था कि भारत को हम 3 श्रेणियों और 4 श्रेणियों में विभाजित किया था। ये ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय। ये जो ट्रांस हिमालय है, इसको पार हिमालय कहा जाता है। यदि प्रश्न आता है कि भारत की मुख्य 3 श्रेणियां कौन सी हैं, तो बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय ही हैं। ट्रांस हिमालय में हमने बताया था एक बार रिवीजन के तौर पे, K2 ऑस्टिन गार्डन। K2 ऑस्टिन गार्डन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि काराकोरम दर्रा पर है, लद्दाख वाले क्षेत्र में। फिर बृहद हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को छोड़ करके अगर ये पीओके का क्षेत्र है तो बृहद हिमालय का क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र होगा। उसके बाद मध्य हिमालय क्षेत्र में मसूरी इत्यादि जो है, नैनीताल, ये सब जो पर्वत हैं, जो पर्यटक स्थल भी हैं, मैंने बताया था मध्य हिमालय। और शिवालिक हिमालय में दोनों ओर द्वार घाटियां पाई जाती हैं। और ये उत्तर भारत का विशाल मैदान और शिवालिक के नीचे पाद वाला क्षेत्र जो है, ये उत्तरी गंगा का मैदान और मध्य गंगा का मैदान, और ये सब भाग नीचे आते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान में हम देखते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक चीज और बताया था कि जो है, इसका बंटवारा हम नदियों के हिसाब से भी कर सकते हैं। नदियों के हिसाब से इसका बंटवारा, जैसे कश्मीर एवं पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज तक, और फिर पंजाब हिमालय के आगे कुमायूं हिमालय, जो कि सतलज से लेके काली नदी तक, और तिस्ता नदी, काली नदी से तिस्ता नदी, और तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक हम बंटवारा किए थे। एक बार त्रुटिवश हमने काली और तिस्ता कहा था। एक बार हम इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा। सिडनी बुनार्ड के अनुसार, सिडनी बुनार्ड ने नदियों के उससे उसका बंटवारा किया था, जिसमें सबसे पहले पंजाब एवं कश्मीर हिमालय, जो 2 नदियों के बीच में सतलज, सिंध एवं सतलज,
सिंध एवं सतलज के बीच में। फिर दूसरा कुमायूं हिमालय, या सतलज एवं काली के बीच, काली नदी के बीच। और तीसरा नेपाल हिमालय, जो मैंने बताया था यह काली नदी एवं तिस्ता नदी के बीच में। तथा चौथा असम हिमालय, जो तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैलाव है। साथियों, यहाँ पे हम पिछले वीडियो में तिस्ता की जगह पे काली त्रुटिवश लिख गए थे, इसको सुधार कर लीजिएगा। और ये इसका नदियों के अनुसार बंटवारा है। फिर हमने दूसरा भाग जो इसका बांटा था, पहला भारत का पर्वतीय मैदान, दूसरा भारत का विशाल मैदान। इस विशाल मैदान में जैसे गंगा, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, ईस्ट गंगा का मैदान, गंगा मैदान के बाद राजस्थान का मैदान, मध्य भाग का मैदान, और ऊपरी इधर चलने पे पूर्वोत्तर भागों से पहले असम का मैदान, और इस तरीके से इधर पूर्वी राजस्थान का मैदान। ये सब मैदानी विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान के क्षेत्र में आता है। फिर तीसरा हम देखते हैं, तीसरा हमने जो बंटवारा किया था भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र को हमने दो भागों में बांटा था, एक मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय क्षेत्र, दूसरा दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। तो जो मध्यवर्ती इलाका है, जिसमें मालवा का पठार पढ़ा रहे थे। मालवा के पठार में हम बताए थे कि मालवा के पठार में दो नदी बेतवा और पार्वती के बीच भोपाल पड़ता है। ये एग्जाम में आता है कि भोपाल किन दो नदियों के बीच में है, तो भोपाल बेतवा एवं पार्वती नदी के बीच में है। बुंदेलखंड का क्षेत्र इसमें आता है। और भी क्षेत्र आते हैं बीच के जो मध्यवर्ती भाग में है, प्लेटू में। उसके बाद जो दक्कन का पठार मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट जो है बहुत ज्यादा, जो हम मध्यवर्ती दक्कन के प्लेटू में हम देखते हैं पश्चिमी घाट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इन दोनों घाटों को मिलाने वाली, इन दोनों घाट यानी पश्चिमी और पूर्वी घाट को मिलाने वाला नीलगिरी, ये पश्चिमी घाट है, यह पूर्वी घाट है, इसको मिलाने वाला पर्वत नीलगिरी पर्वत है, या नोक है, या गांठ है। ठीक है। और यहाँ पे सतलज की पहाड़ी है ऊपर, सतलज पर्वत, सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी में हमने बताया था कि सतपुड़ा और बिंद के बीच ये नर्मदा घाटी बहती है, और ये भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा नदी, जो कि पश्चिम में नर्मदा और ताप्ती नदियां, लूनी, साबरमती, ये सब पश्चिम में गिरती हैं, जो कि एस्चुअरी गिराती है नदी। जब हम पढ़ाएंगे तो नदी में बताएंगे। ये भ्रंश घाटी के ही कारण है, और उसी का परिणाम सतपुड़ा पहाड़ी है। सतपुड़ा पहाड़ी पे हमने बताया था सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा पहाड़ी की धूपगढ़ है। ये इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है। ये हमको याद रखना है। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी ये आता है। इसी के थोड़े बगल, थोड़ी सी दूरी पर हम वहाँ पे पंचमढ़ी पड़ता है, जो कि पर्यटक स्थल भी है वहाँ पे। और उसके बाद हम देखते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट पूरी तरीके से, पश्चिमी घाट को अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारे पर्वत हैं।
पूरी पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। और गोवा के पास लगभग 16 डिग्री से ऊपर उत्तरी सह्याद्री एवं 16 डिग्री से नीचे दक्षिणी सह्याद्री। इन दोनों में हम देखेंगे, अगर हम उत्तरी सह्याद्री की बात करें तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कलसुबाई है, अगर उत्तरी सह्याद्री की हम बात करें। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं नीलगिरी पर्वत पर जब आते हैं तो नीलगिरी पर्वत पे जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा। ये नीलगिरी पर्वत पर स्थित है दोदा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी सबसे ऊंची पहाड़ी है। ये दोदा बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दोदा बेटा, धूपगढ़, कंचनजंगा, K2 ऑस्टिन गार्डन। अभी हम एक बार एग्जाम की दृष्टि से इसको फिर हम रिवीजन करेंगे थोड़ा सा। फिर देखते हैं यहाँ पे नीचे नीलगिरी के नीचे 3 पहाड़ियों, पल्ली हिल और इलायची की पहाड़ियां यानी कि कार्डिमम हिल, और इधर नीचे इधर अगस्तमलाई है, अन्नामलाई पर्वत। इन तीनों के जो है बीच में एक इस दबाव से एक जो पहाड़ी है अनाईमुडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह अनाईमुडी 2695। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। साथियों, हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन उच्चावच के आधार पर, यानी कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है। इस तरीके से उच्चावच के आधार पर हम भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो अनाईमुडी है जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है। और दोदा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी यहां लिख लेते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, कर्नाटक के आसपास पड़ेगा। कुद्रेमुख, कोलार, ये सब सुने होंगे। कुद्रेमुख लोहे का खान है, लोहे का खान यहाँ मिलता है। अच्छा, ऊपर से एक बार हम देखते चलें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा ग्रेट हिमालय है, बृहद हिमालय में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मिलती है माउंट एवरेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, जो कि बृहद हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। और ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ जाता है, और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर से बताया था, और इस समय लगभग 8,850 मीटर है, लेकिन जो है मानक 8,848 है। ये प्रति सेंटीमीटर अभी भी ये प्लेटों के दबाव से ये अभी भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। ये युवा पर्वत है, अभी भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो ये लगातार ऊंचाई बढ़ने से 8,850 है, लेकिन डाटा में 8,848 ही एग्जाम में आएगा, वही लगाना है। लेकिन हाँ, यदि एग्जाम में ये भी पूछेगा, यदि पूछ लेगा तो 8,048 विकल्प में नहीं रहेगा, 8,850 रहेगा मीटर, तो वहां पे निशान लगाना होगा। दूसरी बात, भारत की सबसे ऊंची चोटी बिना कश्मीर के ऑक्युपाइड कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है, और ये बृहद हिमालय का ही भाग है, बृहद हिमालय पे ही पड़ता है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 5,898। उसके बाद K2 ऑस्टिन गार्डन, अगर पीओके को शामिल किया जाए, इस तरह प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी, उसमें यह ना लिखा रहा है कि बिना पाक अधिकृत क्षेत्र या पीओके, अगर ऐसा नहीं लिखा रहता है, 8,611 मीटर है, तो K2 ऑस्टिन गार्डन पे निशान हम लगाएंगे। उसके बाद हम ऊपर से चले आएंगे
ये मध्य हिमालय क्षेत्र, वो मध्य भारत का विशाल मैदान, मैंने कहा था इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसमें ऊपरी गंगा का मैदान, यानी कि इसमें भावर क्षेत्र और खादर क्षेत्र, कांप क्षेत्र, जो कि जलोढ़ मिट्टी की है, उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ पे कृषि योग्य भूमि ज्यादा है, संप्राय मैदान है, और जिससे कि यहाँ कहते हैं मैदानी क्षेत्र, मैदानी वाला क्षेत्र। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। प्रायद्वीपीय क्षेत्र को हम दो भागों में बांटे थे, एक मध्यवर्ती भाग जिसको मैंने बताया कि मालवा का क्षेत्र, और ये और क्या कहते हैं छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र, यहाँ पे खनिज बहुत प्राप्त होता है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। रूर जर्मनी का एक शहर है जहाँ पे खनिज का भंडार सबसे ज्यादा है, तो इस नाते छोटा नागपुर पठार में भारत में खनिज का भंडार सबसे ज्यादा है, पाया जाता है, इसलिए छोटा नागपुर का पठार, ये सब जो है मध्यवर्ती क्षेत्र में आता है। और उसके बाद हम दक्षिण प्लेटू में आ जाते हैं, जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को नीलगिरी पर्वत एक घाट है, नौक है, जहाँ हम नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसके बाद अनाईमुडी 2695 दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह हम जो है भारत का जो है दो हम पढ़ चुके, एक तो उत्तर भारत का उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालय वाला क्षेत्र, पर्वतीय भाग, भारत का पर्वतीय भाग। उसके बाद भारत का विशाल मैदान, फिर हमने पढ़ा भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। अब हमको तीसरा पढ़ना है भारत का तटीय, चौथा पढ़ना है भारत का तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्र। हम जो भारत का 4 विभाजन किए थे उसमें पहला भारत का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ चुके, भारत का विशाल मैदान पढ़ चुके, भारत का प्रायद्वीपीय मैदान हम लोग पढ़ चुके। अब पढ़ना है भारत का तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्र। इसको स्क्रीनशॉट आप लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 2 मिनट का समय हम देते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट 1 मिनट के समय में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं। साथियों अभी हम इम्पोर्टेंट ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत डीप नहीं जा रहे हैं, क्योंकि समय अभी हमारे पास बहुत ही कम है और पढ़ना बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हमको अगस्त से पहले सिलेबस को ख़त्म करना है, पूरे जीएस के सिलेबस को, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सब खत्म करना है। इसलिए हम बहुत डीप नहीं तो एक पहाड़ी पे एक करके दर्शा के, जब अगली बार पेट के एग्जाम के बाद यूपी 80 के बीच में जब मौका मिलेगा तो हम जब दोबारा इसको पढ़ाएंगे तो एक अलग अलग टुकड़ा करके ज्योग्राफी को अलग अलग भागों में करके और उसको एक चीज में हम पढ़ेंगे, जिससे कि हमको और भी थरोली नॉलेज हो जाए। अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो ज्योग्राफी की है, हम ज्योग्राफी समझ भी जाएं और इंपॉर्टेंट निकल जाए, जो कि हमारे एग्जाम में 100% वही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना है। ये मेरा दावा है। जो इस चैनल को आप पढ़ रहे हैं इसके हर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके क्वेश्चन को नोट करके देखिएगा, या फिर वीडियो को आप वापस इसको देखिएगा। इससे बाहर प्रश्न आ ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं इससे बाहर प्रश्न, ये दावा है। उसके बाद हम अब देखते हैं, हमको पढ़ना है कि भारत का तटीय मैदान और भारत का द्वीपीय क्षेत्र। जैसे हम 4 बंटवारा किए थे एक बार, भारत का
पर्वतीय क्षेत्र, भारत का विशाल मैदान, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, चौथा भारत का तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्र। इस तरह हम भारत को 4 रीजन में हमने बंटवारा किया था। ये इसका टाइटल जो हमने जो भारत का होगा, भारत का भौतिक विभाजन उच्चावच के आधार पर, हम इसको पढ़ रहे हैं। उसके तहत हमने 4 भागों में बांटा था। भारत का पर्वतीय क्षेत्र, भारत का विशाल मैदान, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र और भारत का तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्र। जो कि हम लोग भारत का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ लिया, भारत का विशाल मैदान पढ़ लिया, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र पढ़ा। अब भारत के तटीय मैदान में हम आते हैं। तो भारत के तटीय मैदान को हम इसको नाम दे देते हैं। थोड़ा ये समझ लीजिए, इस वाले क्षेत्र को खंभात की खाड़ी और यहाँ इस वाले क्षेत्र को कच्छ का रण कहा जाता है। मैप में आप देखिए, मैप उठाइएगा तो इस तरह मैप में जो बना हुआ है, नीचे गुजरात की नीचे वाला क्षेत्र जो है ये खंभात की खाड़ी में आता है और ऊपर जब हम यहाँ चलेंगे ये वाला जो क्षेत्र है ये कच्छ का रण क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे एक चीज और यहीं पे देख लें, जो श्रीलंका है, श्रीलंका भारत से अलग करने वाला, ये इसको हम पाक जलडब्रू मध्य या पाक डिवाइड जो करता है उसको हम पाक जलडब्रू मध्य कहेंगे। और इधर वाला क्षेत्र मन्नार की खाड़ी कहलाता है, मन्नार की खाड़ी। अब हम देखते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान को मैंने बताया था गुजरात से लेके और गोवा तक वाला क्षेत्र, इसको हम कोंकण तक कहते हैं। इसको बिल्कुल रट लीजिए, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह गुजरात से गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण तक कहते हैं और गोवा से मंगलौर, कर्नाटक के मंगलौर तक के क्षेत्र को कन्नड़ तक कहलाता है। कन्नड़ तक। गोवा, ये गोवा है, ये गुजरात है, गुजरात से गोवा और कर्नाटक का मंगलौर तक, कन्नड़ तक, और मंगलौर से लेके कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को इसको मालाबार का तट कहलाया जाता है, मालाबार का तट कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जब हम पूर्वी तट पे आते हैं, पश्चिमी तट कटा पिटा नहीं है। पूर्वी तट नदियों के बहाव से, चूंकि भारत यहाँ पे थोड़ा सा झुका हुआ है पूरब की तरफ, तो नदियों का सारा जो बहाव है वो पूर्वी यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जितना भी है वो कटा पिटा क्षेत्र है। इसलिए हम इसका ऐसे करते हैं, जो ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु से इस क्षेत्र को यहाँ पर हम कोरोमंडल तट, उसके बाद थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और ऊपर ये यहाँ तक जहां तक कृष्णा नदी से इधर नीचे, इधर वाले क्षेत्र, कृष्णा नदी से और इधर के बीच में क्षेत्र जो ये आंध्र प्रदेश से इधर, इसको रायलसीमा, और उसके ऊपर महानदी तक यानी कि जो उड़ीसा उत्कल या उत्तरी सरकार तट कहलाता है। ये पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट ज्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पत के पूर्वी घाट, लेकिन हमको दोनों पढ़ना है, दोनों जानना है। उत्कल का मैदान, उत्तरी सरकार, महानदी से नीचे वाला भाग जो यहाँ तक रायलसीमा तक, रायलसीमा जो आंध्र प्रदेश
के रायलसीमा तट और तमिलनाडु और उसके ऊपर कोरोमंडल तट कहलाता है। तो इस तरह हम देखते हैं। फिर उसके नीचे हम देखते हैं श्रीलंका और भारत को अलग करने वाला पाक जलभूमध्य है। उसके बाद मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी में ही पंबन द्वीप है और पंबन द्वीप पे ही रामेश्वरम द्वीप है, जो भगवान राम ने बैठ के पूजा किया था। और ये भी पूछा जाता है रामेश्वर कहाँ है रामेश्वरम, तो ये पंबन द्वीप पर है और पंबन द्वीप पड़ता है मन्नार की खाड़ी में। और इसके बाद हम भारत के तटीय क्षेत्र को ये हम देख लिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जल्दी से इसमें एक और बचा हुआ है भारत का द्वीपीय क्षेत्र, वह भी खत्म करते हैं। तो ये तीसरा चैप्टर खत्म होगा। फिर उसके बाद जब हम मैराथन क्लास लेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज लेंगे। जब परीक्षा पेट की खत्म होगी तो हम विस्तृत थारोली और भी ज्योग्राफी जिस तरीके से एक एक टॉपिक अलग करके विभाजित करके पढ़ेंगे, जिसमें समय लगेगा 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना, तो इस तरह समय भी लगेगा। अभी हमारे पास समय बहुत कम है, 1.5 महीने का समय है। 1.5 महीने में हमें सारे विषय को कंप्लीट करना है। तो आप केवल एक स्क्रीनशॉट करके इसको आप अभी पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट यहीं से प्रश्न आएगा, यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं आएगा, मैं बार बार कहता हूँ। स्क्रीनशॉट लेके हम मिटा रहे हैं इसको। अब हम द्वीपीय क्षेत्र पढ़ेंगे। ऐसे तो द्वीप बहुत है, लेकिन जो महत्वपूर्ण द्वीप है, पहला ये जो बंगाल की खाड़ी की तरफ, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर और ये हिंद महासागर। भारत में द्वीप तो ऐसे छोटे बड़े मिला के 1000 द्वीप से ज्यादा हैं, लेकिन महत्वपूर्ण हमको जो पढ़ना है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इसके अलावा गंगा सागर द्वीप, व्हीलर द्वीप, ये छोटे छोटे द्वीप को हम भी जो इम्पोर्टेंट है। न्यूमरे द्वीप में इस समय भारत और बांग्लादेश से डिस्प्यूट चल रहा है, इसलिए न्यूमरे द्वीप हम पढ़ेंगे। न्यूमरे द्वीप क्या है, इस समय थोड़ा निमज्जित समुद्र में नीचे चला गया है, निमज्जित है, लेकिन न्यूमरे द्वीप। फिर उसके बाद व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया था। व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के जो है मरणोपरांत अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, इसलिए इसका नाम भी जो है इम्पोर्टेंट है। व्हीलर द्वीप छोटा सा द्वीप है, ये यहाँ से क्या कहते हैं परीक्षण भी होता है, क्या कहते हैं लड़ाई, वो युद्ध उसके परीक्षण भी होता है। और आंध्र प्रदेश के पास ही श्री हरिकोटा है, वहां पे भी छोटा सा द्वीप है। उसके बाद उड़ीसा में चिल्का द्वीप है। लेकिन अभी जो हम बड़ा है द्वीप, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और बाकी छोटे द्वीप का हम अलग से भी एक लेक्चर लेंगे, जिसमें हमारा अभी इसी चैप्टर में बाकी है, या अलग भी कह सकते हैं, जिसमें सारे दर्रे होंगे, भारत की घाटियां होंगी और भारत के छोटे छोटे द्वीप या छोटे छोटे झील होंगे जो भारत के होंगे, जो एक लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। झील, द्वीप, दर्रे और इस तरीके से सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अभी देखते हैं बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो जिसका हम नाम जानते हैं, तो हम पहले ऐसे बना लेते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह समझने के लिए हम इसको ऊपर वाला क्षेत्र अंडमान, ऊपर वाला क्षेत्र अंडमान, नीचे वाला क्षेत्र जो है निकोबार। तो अंडमान में हम देखते हैं सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान, फिर बीच में हम देखते हैं मध्य अंडमान, फिर हम देखते हैं दक्षिणी अंडमान। इसको हम कार निकोबार कहते हैं। फिर
कार निकोबार के बाद देखिए ये बृहद निकोबार है, मध्य निकोबार, लघु निकोबार। इस तरह हम डिवीजन करते हैं। यहां ऊपर कोको चैनल है, कोको चैनल, और यहां पर हम नीचे देखते हैं डंकन पास। इन दोनों के बीच में जो पास है, जो दर्रा है, डंकन पास देखते हैं। अब इनकी खास बात हम देख लेते हैं। जो मध्य अंडमान है वह पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा द्वीप है। इसको, ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। यह मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। फिर हम दक्षिणी अंडमान की बात करते हैं। दक्षिणी अंडमान में जब आते हैं तो दक्षिणी अंडमान में ही इसकी राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। दक्षिणी अंडमान आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। दक्षिणी अंडमान में ही क्या कहते हैं, पोर्ट ब्लेयर, जो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और उत्तरी अंडमान में सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सैंडल पीक। सैंडल पीक जो सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अंडमान में, सैंडल पीक पड़ता है। मध्य अंडमान जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी सबसे बड़ा द्वीप हुआ। और नीचे जो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है। उसके बाद हम नीचे चले आते हैं तो देखते हैं कार निकोबार, लघु निकोबार। यहाँ बृहद निकोबार में एक चीज हम बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, वो बृहद निकोबार में ही स्थित है। और उसके बाद हम एक चीज और देखते हैं, यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम यहाँ पे दो, एक नारकोंडम और सुसुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम, सुसुप्त एवं बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप सक्रिय एवं नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है। सक्रिय का अर्थ हम समझते हैं जो सक्रिय है बिल्कुल 24 घंटे। सुसुप्त वो ज्वालामुखी होते हैं जो सुसुप्त अवस्था में है, कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। और जब हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो हम निष्क्रिय, अक्रिय ज्वालामुखी और भी ज्वालामुखी के प्रकार जो हैं वो सब पढ़ेंगे। जो ये जो है ज्योग्राफी का जब हम थारोली अध्ययन करेंगे। अभी भारत के भूगोल में फिलहाल इतना कि बैरन द्वीप और नारकोंडम जो है वो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। जो कि बैरन द्वीप सक्रिय है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि बैरन द्वीप कहाँ पे है और सक्रिय है, सुसुप्त है, कैसा है। तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोंडम जो ज्वालामुखी है ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी है। उसके बाद एक चीज हम और देख लेते हैं, जो ओंग जनजाति भी पाई जाती है। और ओंग जनजाति हमारा जो है ये दक्षिणी अंडमान भी ओंग जनजाति पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इस तरह हम अभी इतना हम इसको तैयार कर लेते हैं। और प्रश्न यहीं से आएगा। प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है। तो दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के कहां पे है, तो दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। फिर ये प्रश्न आ जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। उसके बाद उत्तरी और फिर दक्षिणी है। उसके बाद ये आ सकता है कि जो सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, वो किस अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है, ग्रेट निकोबार या बृहद निकोबार या ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट किस क्षेत्र में है, तो आंसर मेरा होगा ग्रेट निकोबार या बृहद निकोबार। अब हम आते हैं लक्षद्वीप, जो प्रवाल भित्ति या मूंगा के जो है उस पर जो है बना हुआ जो है उठा हुआ द्वीप है।
मूंगा प्रवाल भित्ति जो ये जीव मर जाते हैं उसके ऊपर एक से एक ऊपर आ जाते हैं और ऊपर एक द्वीप बन जाता है, उसे मूंगा द्वीप कहते हैं, प्रवाल भित्ति और कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। तो ये अरब सागर में ये जो है पड़ जाता है हमारा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में हमको दो चीज केवल जाननी है लक्षद्वीप में। एक तो लक्षद्वीप की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आंद्रोद द्वीप लक्षद्वीप की सबसे बड़ा द्वीप है। और उसके बाद अमीनी द्वीप समूह ये समूह है। अमीनी द्वीप समूह लक्षद्वीप के सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जबकि आंद्रोद द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी राजधानी कावरत्ती है। तो ये इतना चीज हमको जानना है। उसके बाद हमने बताया था कि न्यूमरे द्वीप, व्हीलर द्वीप, इस तरीके की थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे द्वीप है उनको भी ध्यान में रखना है। थोड़ा न्यूमरे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश से डिस्प्यूट चल रहा है, तो बाकी हमको ज्यादा इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में ही हमें ज्यादा हमको ध्यान देना है पढ़ने के लिए। और भी इसमें अगर इसका कोई हमें इम्पोर्टेंट चीज छूट जाती है तो एक बार फिर हम इसको जो है जब मैराथन क्लास लेंगे वैसे एक बार हम फिर ऊपर से नीचे तक फिर चल रहे हैं जल्दी। जैसे हमने देखा ट्रांसपार हिमालय है, ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत सब इसी पर्वत पर स्थित है। उसके बाद लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, उसके बाद नीचे वाला क्षेत्र जो है वो शिवालिक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे अगर हम दर्रे की बात करें तो कश्मीर में जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में लाल आपचला, बड़ा लापचला, सिटकीला दर्रा आदि सब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके आगे अगर हम पढ़ते हैं उत्तराखंड, नीति, माना, लेपू लेक आदि दर्रे सब जो पढ़ते हैं वो उत्तराखंड में पढ़ते हैं। उसके आगे अगर हम चलते हैं सिक्किम में सबसे इम्पोर्टेंट दर्रा जो है नाथुला दर्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 1962 के युद्ध में उसको बंद कर दिया गया था, बाद में 2006 से उसको फिर से शुरू किया गया और भारत और चाइना का मुख्य व्यापार का वो रास्ता है। उसके बाद हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद इधर हम वाले क्षेत्र में आ जाते हैं तो अराकान योमा और ये इधर म्यांमार जो है वाला क्षेत्र पड़ जाता है, तो ये पहाड़ी है। उसके बाद फिर हमने बताया था विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। फिर हम पर्वत ये प्रायद्वीपीय भाग में आ जाते हैं, प्रायद्वीपीय भाग के बाद हम तटीय मैदान में आ जाते हैं, तटीय मैदान के बाद ये द्वीपीय वाला क्षेत्र आ जाता है। तो भाइयों मतलब अच्छा एक चीज और थोड़ा सा हम पास देख लेते हैं। एक यहाँ पे थाल घाट दर्रा और पाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा जो है वो महाराष्ट्र से और कोलकाता के बीच का जो है सड़क मार्ग या रेल मार्ग को जोड़ता है, जो महाराष्ट्र से पड़ता है और बंबई में से जो है। और फिर भोर घाट दर्रा जो है वो महाराष्ट्र को पुणे से मतलब बंबई को पुणे से जोड़ता है। और फिर पाल घाट दर्रा नीचे चले आते हैं नीलगिरी पर्वत, और नीलगिरी पर्वत से नीचे यानी तमिलनाडु और केरल में पाल घाट दर्रा है और नीलगिरी पर्वत, और नीचे अनाईमुडी जो अन्नामलाई पर्वत है, इन दोनों को अलग करता है। और इस तरीके से हमारा ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। और तीसरे चैप्टर के बाद हम कल चौथा चैप्टर लेंगे और उसके पहले आज शाम को एक मैथ का क्लास भी संभवतः हम वीडियो अपने ही चैनल पे टारगेट विथ ऑनीस पे एक सर आएंगे, अमर सर पढ़ाने आएंगे मैथ रीजनिंग पढ़ाने के लिए। तो आज शुरुआत करते हैं, देखते हैं। आप लोगों का साथ चाहिए और आप लोगों का पूरा पेट का जो है सिलेबस के हिसाब से पूरा मैटर आपको मिलेगा। हिंदी का भी क्लास चलेगा और आज शाम को इकोनॉमी या करंट का क्लास कोई लोड होगा और करंट रेगुलर 20-30 मिनट का रेगुलर करंट अभी हाल में ही चलेगा। और उसके बाद हम लाइव भी शुरू करने वाले हैं, करंट लाइव सुबह, और वो आपके साथ लाइव चलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये चल रहा है, आप लोगों का साथ चाहिए और आप ध्यान से पढ़िए और मेरी कमियों को भी बताइए और कमेंट भी करिए, साथ में सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद।